ये है जापान में 16 फ्लोर का गेट टावर बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के बीच से एक हाईवे पास होती है। जी हाँ, एक हाईवे जिसका नाम हैंशिन एक्सप्रेसवे है, जो 149 माइल्स लंबी एक हाईवे है। ये हाईवे फ्लोर नंबर 5, 6 और 7 से यानी 4th फ्लोर से लेकर 8th फ्लोर के बीच से गुजरती है। जापान में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुए एटॉमिक बम ब्लास्ट हिरोशिमा और नागासाकी, जिससे उन दो शहरों में कोई नहीं बच पाए सिवाय एक को छोड़ के। ये है वो सुटोमो यामागुची जो हिरोशिमा और नागासाकी एटॉमिक बम ब्लास्ट से बच गए थे। ये बम ब्लास्ट 1945 में हुआ था, जब वो 29 इयर्स के थे। क्या आप जानते हैं जापानीज लोगों के सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है? यानी जापानीज के नाम में आपको कभी भी मिडिल नेम नहीं देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैंने पहले एक नाम बताया, सुटोमो यामागुची, जिसमें कोई मिडिल नेम नहीं है। अगर किसी ने मिडिल नेम रख भी लिया तो उसे कोई भी डॉक्यूमेंट में मिडिल नेम का जगह मिलेगा ही नहीं। जापान में ट्रेन लेट होती ही नहीं है। जापान में अगर ट्रेन कुछ सेकंड जल्दी पहुंच जाए तो वो उस स्टेशन में उतने सेकंड रुक कर निकलेगी ताकि वो फिर से उस टाइम को सेकंड से भी मैच कर पाए। इसे कहते हैं जापान के टाइम मैनेजमेंट। लेकिन कभी ऐसा भी होता है जब ट्रेन कुछ सेकंड लेट कर जाए। एक एवरेज के अनुसार पाया गया है कि जापान की ट्रेन 18 सेकंड के लिए लेट पहुंचती है। अगर ट्रेन तेज बारिश या सुसाइड जैसे ज़्यादातर कारण से 5 या 10 मिनट लेट करती है तो पैसेंजर को रेल सर्विस के द्वारा एक ट्रेन डिले सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसे वो अपने कॉलेज या ऑफिस में लेट होने का रीज़न एक प्रूफ के साथ दे पाते हैं। तो चलिए ट्रेन के बाद अब वहाँ के कार के बारे में एक ख़ास बात जानते हैं। अगर आप जापान जाएंगे तो कुछ गाड़ी में स्टिकर्स लगी होगी जो उस गाड़ी के ड्राइवर के बारे में बताएगी। वहाँ के कार स्टिकर 4 तरह के होते हैं। पहला स्टिकर वकाबा मार्क है, यानी फ्रेश यंग लीफ। ये स्टिकर उन्हें लगाना पड़ता है इन्हें हाल ही में लाइसेंस इशू किया गया हो, यानी वो अभी गाड़ी सीख कर चलाना शुरू किए हों। इस स्टिकर को 1 साल तक लगाना कंपलसरी है। दूसरा ये है कुरैशा मार्क स्टिकर। ये स्टिकर्स उनके लिए जो ड्राइवर 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और तीसरा ये शोकाकु शोगाई स्टिकर, जो ड्राइवर सुन नहीं सकते हैं, ताकि दूसरे ड्राइवर समझ पाए कि हॉर्न बजाने से कोई फ़ायदा नहीं है और अपनी गाड़ी को थोड़ी दूर में रहने दें। और चौथा योत्सुबा मार्क स्टिकर, ये उनको अपने गाड़ी में लगाना पड़ता है जो फिज़िकल हैंडीकैप है, यानी उनके शरीर का कोई एक पार्ट काम नहीं करता है। स्टिकर्स लगाने से दूसरे ड्राइवर को समझ आ जाती है कि कैसा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और इससे वो अपना और उनका भी ख्याल रख पाते हैं। आपको कैसा लगा जापान का ये आइडिया? 25 दिसंबर यानी वो क्रिसमस का दिन, जिस दिन पूरी दुनिया चॉकलेट और केक से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो जापान में कुछ अलग होता है। यहाँ पे लोग क्रिसमस में केक से ज़्यादा KFC खाते हैं, क्योंकि जापान में सिर्फ 1 से 2% क्रिश्चियंस थे, जिस कारण वहाँ के लोग क्रिसमस के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन 1970 में जब जापान में KFC शॉप शुरू हुई तो उन्होंने कहा पार्टी बैरल टू बी सोल्ड ऑन क्रिसमस, यानी इस KFC को क्रिसमस में खाया जाता है। फिर 1974 तक इसे नेशनल प्लान बना लिया गया था और ये ट्रेडिशन आज भी जापान में चलती आ रही है। और क्या आपको पता है जापान की एक और ट्रेडिशन है? अगर हमारे इंडिया में एक बिल्ली रास्ता काट दे तो इसे बैड लक माना जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि जापान में काली बिल्ली को रखना गुड लक माना जाता है। पहला डिजिटल कैमरा जापान के कोडक इंजीनियर स्टीवन सैसन ने 1975 में इन्वेंट किया था, जिसकी वजन करीब 36 kg और एक टोस्टर जितना बड़ा था। इसकी कैमरा क्वालिटी सिर्फ 0.01 मेगापिक्सल था। इससे एक फ़ोटो को कैप्चर करने में 23 सेकंड तक लग जाता था।
और फिर आया पहला मार्केट कैमरा फ़ोन, जापान में बिकना शुरू हुआ, जिसका नाम JSH-04 था। उस कैमरा से ये आवाज़ जो आज भी कैमरा से फ़ोटो कैप्चर करने में आती है, इस आवाज़ का कारण जापान और साउथ कोरिया की पॉलिसी है, क्योंकि वहाँ पे किसी का फ़ोटो बिना परमिशन के लेना इल्लीगल है, जिस कारण फ़ोटो कैप्चर होने से पहले कैमरा से ये आवाज़ आती थी। ये है हवाई आइलैंड, जो सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है, जो USA से 3776 माइल्स की दूरी में है, जिसे 1959 से अमेरिका गवर्न करती आ रही है। ये आइलैंड हर साल 10 सेंटीमीटर जापान के पास आते जा रहे हैं, यानी इस आइलैंड के टेक्टोनिक प्लेट हर साल 10 सेंटीमीटर अपनी जगह से हट रहे हैं और जापान की तरफ आते जा रहे हैं, और ऐसा हर साल आते आते इस आइलैंड को 62 मिलियन साल लग जाएंगे जापान के साथ मिलने में। अगर आप कपड़े खरीदते हैं तो उस कपड़े को एक बार ट्रायल रूम में पहन कर देखते हैं, लेकिन जापान के ट्रायल रूम बहुत अलग होता है। यहाँ लोग कपड़े को पहनकर नहीं ट्राई करते हैं, वो ट्रायल रूम में जाते हैं और बस एक कैमरा के सामने खड़े रहते हैं। फिर वहाँ के सिस्टम में शेल्फ 3D स्कैनर उनके बॉडी को स्कैन करता है और साइज मैच करता है। फिर उनके सामने वाले स्क्रीन में कपड़े को पहना कर दिखा दिया जाता है। उन्हें कपड़े पहनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए जापान के ट्रायल रूम को वर्चुअल ड्रेसिंग रूम कहा जाता है।